हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज ये सेकंड है। और देखिए, जो पहली टेस्ट सीरीज में जो भी सवालों को हमने देखा था, ये जो फर्स्ट लाइन है, पादप एवं जंतु प्रजनन वन के लिए गुणवत्ता सुधार, इसके संबंध में थी। और जो आज की टेस्ट सीरीज सेकंड है, वह है उर्वरक और खाद के उपयोग, कीट तथा बीमारी से जो है बचाव और जैविक या कार्बनिक खेती, इसके संबंध में आज हम सवालों को देखेंगे। तो हम चलिए आगे, हम जो है वन बाई वन सवालों को हम देखते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जो ना भूलें हमारी आने वाली वीडियोस के लिए। ऑल द बेस्ट। और तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी सवालों को देखिए, सीखिए और सॉल्व करने की कोशिश से चालू कीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये नंबर फर्स्ट सवाल है कि ये पौधा विषाणु से संक्रमित होता है। ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है कि तो पौधे का कौन सा भाग विषाणु से ये मुक्त हो सकता है, यानी कि वायरस से। ठीक है, वहां पर जनरली वायरस जो है अटैक वो नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए, जड़, ये तना, एपिकल, ये मेरिस्टेम और फूल। तो आइडिया जल्दी से जो है लगाइए कि इसमें जो कौन सा सही आंसर आपका होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये जनरली जो होता है, ये वायरस से मतलब कि जल्दी ये वायरस ग्रसित नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत ही शीघ्र यह ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, देखिए इसको अच्छे से समझने की जो है कोशिश हम लोगों को ये करना है। देखिए, टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों पौधों को उत्पन्न करने की विधि जो है क्या कहलाती है? आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये विधि है क्या जी? लेकिन जब ऑप्शन आपके सामने होता है, तब अब जो है माइंड जो है काम करना लगभग छोड़ देता है कि अब सारे ऑप्शन तो लगभग ठीक लगते हैं, इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन को अच्छे से यहाँ देखिए कि इसमें कौन कौन से दिए गए हैं ऑप्शन है। तो हालांकि टिश्यू के द्वारा जो है पौधों को उत्पन्न करने की विधि को जो है कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर थर्ड है, तो एक फसल के सभी जीनों के विविध एलील वाले पौधों और बीजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे देखना है। ए कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ए क्रॉप कार्ड। तो इसे क्या कहा जाएगा? जीनोम, विलियम, जम्प्लाज्म या फिर जीन लाइब्रेरी। तो इसका जो सही आंसर है, जल्दी से वो देखिए, दिमाग लगाइए। जो इसका सही आंसर है वो है जम्प्लाज्म। सभी जानते हैं इसका जो है स्टोर जो है किया जाता है कि उसके जीनों को अगली जो है पीढ़ी के लिए हम इसको जो है ले जाएं। ठीक है, तो जम्प्लाज्म जो होता है, ये एक फसल के सभी जीनों के विविध एलील वाले पौधों और बीजों के संग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ में देखिए। देखिए, अब आगे हम बढ़ेंगे तो सवाल कुछ जो है अजीब से मतलब होंगे, लेकिन आपको सवालों के ऑप्शंस को देखना है और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। जैव उर्वरक का क्या कार्य है? देखिए, यानी कि बायो फर्टिलाइजर का निम्नलिखित में से क्या काम है? अच्छे से ऑप्शंस को देखिए। वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस को घुलनशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी है पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होना। तो जल्दी से ऑप्शन को देखिए और मुझे बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि बायो फर्टिलाइजर का ये सभी कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से ये देखना है कि ये जो है कहाँ तक इसका आंसर सटीक होता है। तो हर जो सवालों को अच्छे से आपको देखना होगा। सवाल नंबर फिफ्थ पे आते हैं। देखिए, अब देखिए ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आ भी चुका है। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक है बायो फर्टिलाइजर जो है कौन सा है धान के खेत में जनरली जो कि यूज होता है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर, ये देखिए, इसमें ए बी सी और डी में देखिए, राजोबियम है, एजोला है, एजोटोबैक्टर है या फिर एजोस्पेरिलम है। तो उसका जो सही आंसर है वो है एजोला। इसका संबंध जो है धान के खेतों से है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ही याद में आपको जो रखनी है, क्योंकि ये सवालों में दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो इसको देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। देखिए, वर्मी कल्चर आप सभी जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इसमें यूज होने वाला, प्रयुक्त होने वाला वर्म जो है कौन सा है? तो अब ऑप्शन देख के आपको ये लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन
ABC है, ये टैप वर्म है, सिल्क वर्म है, या थ्रेड वर्म है, या फिर अर्थ वर्म है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थवॉर्म। ठीक है, वर्मी कल्चर आप सभी वो जो है जानते हैं। वर्मी कल्चर में होता क्या है कि सड़ी जो चीज़ों को हम जो है गिराने के लिए, सड़ाने के लिए, उसको नेचुरल रूप जो है देने के लिए उसमें हम अर्थवॉर्म को भी डाल देते हैं, जिससे कि वो उन चीज़ों को जो है जो भी वहीं खाते हैं और वहीं पे अ, वो एक वर्मी कल्चर के रूप में परिवर्तित जो है होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सपोर्टिव रोल इनका होता है। अब नंबर 7 पे हम आएँगे। देखिए, फैलरिस माइनर जो है किस फसल का खरपतवार है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सवालों में आया है यह भी। तो देखिए, फैलरिस माइनर इज़ ए वीड ऑफ व्हिच क्रॉप? तो ऑप्शन देखिए, धान, गेहूँ, कपास या गन्ना, पैडी, व्हीट, कॉटन या शुगरकेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेहूँ, और इसी को ही कहा जाता है गुल्ली डंडा, और या फिर गेहूँ का मामा। ठीक है, इसी खरपतवार को इन 2 अन्य जो है नामों से भी जाना जाता है, गुल्ली का डंडा या फिर गेहूँ का मामा। ठीक है, तो ये गेहूँ में मुख्य रूप से होने वाला खरपतवार है। ठीक है, वीड है। चलिए 8 पे हम देखते हैं आगे। सवाल नंबर 8 है, टिक्का रोग किस फसल में होता है? ठीक है, तो ये टिक्का रोग जो है किस फसल में होता है? देखिए, ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है तंबाकू, मूँगफली या सोयाबीन। ठीक है, तो टिक्का रोग जनरली जो होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूँगफली में होता है, ग्राउंड नट में ये टिक्का रोग जो है ना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? व्हाइट बग रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर है जिंक, कॉपर, बोरोन और मैग्नीज। तो अब जल्दी से जो है दिमाग लगाइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिंक। ठीक है, और जिंक से ही एक और रोग होता है धान में, उसे जो कहा जाता है खैरा रोग। खैरा रोग ये भी आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ये रोग हैं, बीमारी हैं जो कि आपके सिलेबस के ही जो है अकॉर्डिंग, तो ये इन सवालों को उसको आयोग दे सकता है, इसको अच्छे से देखने की आ सकता है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू की अगेती अंगबारी जो है किस कवक के कारण होती है? जो आलू जो आलू में 2 वो होते हैं, ब्लाइट होते हैं, अर्ली ब्लाइट और जो हेड ब्लाइट। ठीक है, तो ये जो है अर्ली वाला है। तो अर्ली जो ब्लाइट जो है किस कवक के कारण होता है? तो आंसर जो है देखिए ऑप्शन को, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसकी वजह से होता है अर्ली, और जो वो लेट वाला होता है ना, वो वो होता है इसकी वजह से, ऑप्शन नंबर ये बी वाले की वजह से, फैटोथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से होता है लेट वाला, और अगर यहाँ सवाल में दिया गया है ये है अर्ली वाला, तो अर्ली वाला का जो सही आंसर वो है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, तो चलिए 11 पे आगे बढ़ते हैं, 11 सवाल पे। देखिए, नंबर 11 है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी जो कारक जो है कौन सा है? अब ये भी पूछा जा सकता है कि पौधों में सबसे अधिक रोग जो है किसके कारण लगते हैं? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या फिर डी है प्रोटोजोआ। तो जल्दी से दिमाग जो है लगाइए। तो इसका सही आंसर है फफूंदी, फंगस। उसकी जो है कमी से सबसे ज्यादा रोग जो है पौधों में होते हैं। ठीक है, अब 12वां है, मैदानी क्षेत्र में वर्तमान में गेहूं की मुख्य जो बीमारी कौन सी है? गेहूँ मुख्य अब गेहूँ की मुख्य जो बीमारी जो कौन सी है? देखिए आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर था करनाल बंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये करनाल ये बंट, इसमें जनरली होता क्या है कि गेहूँ की जो ये पालियां होती हैं, तो ये ब्लैकिश रंग की हो जाती हैं और उनमें कोई दाना नहीं लगता है। बाद में वो जो है पाउडर के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है और नुकसानदेह होता है। चलिए अब हम में बढ़ते हैं आगे। 13वें पे कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एक गेहूं की रोग का ये फसल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो जल्दी से आइडिया जो है लगाइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो है रस्ट। देखिए जनरली जो है गेहूं में वो 3 रस्ट जो है ना होते हैं। ठीक है, ये होता है ब्लैक रस्ट,
एक होता है ये ब्राउन और एक होता है येलो रस्ट। तो ये 3 रस्ट होते हैं, तो इसीलिए ये रस्टों का संबंध जो है वो गेहूँ से है। तो ये सवाल है वो आपको जो समझना है अच्छे से। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14। ये पारीला ये किस फसल का ये मुख्य रूप से कीट है? तो देखिए जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मक्का, ज्वार, ये कपास या गन्ना, यानी कि मेज, सोरगम, कॉटन या शुगरकेन। तो देखिए पाइरीला जनरली जो है जो ये कीट है, ये जनरली जो किसमें लगता है? ये जनरली लगता है गन्ने में, ठीक है, शुगरकेन में। तो ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे आप सभी के लिए ये दिया गया है, क्योंकि ये सारे सवाल ऐसे हैं ना, कहीं न कहीं पे आए हैं और ये बेस रूप से हैं। मतलब अभी ये कोई जो बनाए हुए नहीं है, ये बेस है इनका। और यहाँ से कई सारे सवालों के आने की संभावना हमेशा रहती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 15th पे। 2,4-D आखिर में क्या है? देखिए बताइए, 2,4-D का यूज़ अब तो नहीं होता है, लेकिन ये है क्या जी? ठीक है, 2,4-D ये डी की जो ये फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है? ये ऐसी करके होती है और ये है क्या चीज़? कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी है या फिर एक खरपतवारनाशी है? तो देखिए जल्दी से ये बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक वीडिसाइड है, किलर है या फिर हिंदी में कहें तो खरपतवार की नाशी है। हालाँकि अब इसका यूज़ नहीं होता है, ये जो है प्रतिबंधित है। ये जनरली जो है ब्रॉड लीफ वीड के लिए इसका यूज़ होता था। अब नंबर 16 पे हम आते हैं। देखिए सैनिक ये जो कीट है, ये किस फसल का मुख्य रूप से ये कीट है? ठीक है? तो इसका आंसर जो है बताना है कि ये है क्या? सैनिक कीट यानी कि आर्मी बॉम्ब। ठीक है? अब ये होता क्या है बताऊँगा मैं आपको। ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धान, यानी कि पैडी यानी कि राइस। ठीक है? तो देखिए सैनिक कीट होते क्या हैं? ये एक झुंड के रूप में जो है रहते हैं। आप इनको शुद्ध रूप में आप कह सकते हैं। ये जो वो होते हैं ना, जो है टिड्डियाँ, वो आपने देखे भी होंगे न्यूज़ में या यूट्यूब पर या फिर बाकी और जगह पे। तो वो टिड्डियाँ ही जो होती हैं एक ये झुंड के रूप में जो है रहती हैं। वो जिस फसल पर जाकर बैठती हैं, वो फसल जो है वो जो है लमसम वो खत्म कर देती है। तो उन्हीं को ये नाम दिया गया है सैनिक कीट। और ये सबसे ज़्यादा इनका जो आक्रमण जो होता है, वो होता है किस पे होता है? वो धान पर होता है, ठीक है? और ये जो सैनिक ये कीट होते हैं, ये आपने ये टिड्डियाँ देखी होंगी, ये हरी-हरी जो है ना होती हैं, धान की जब जो है बालियाँ निकलती हैं, तो उनमें ये मतलब मुख्य रूप से जो है रहती हैं वहाँ पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 17th पे। तो ये धान का खैरा रोग ये किसकी कमी के कारण होता है? तो खैरा रोग ये पहले होता क्या है, आप जो है जान लीजिए। ये धान का ये क्या है, ये पौधा है धान का। इसमें होता क्या है कि ये नीचे की जो ये पत्तियाँ हैं ना, जब ये छोटा रहता है, तो ये पत्तियाँ जो हैं ये येलोइश हो जाती हैं। ये येलो-येलो होनी शुरू हो जाते हैं। सिर्फ़ ऊपर की 2-3 पत्तियाँ जो होती हैं ग्रीनिश होती हैं, बाकी येलो हो जाती हैं। तो जब बाद में रिसर्च हुए थे, डॉक्टर नैने ने इसकी जो है खोज जो है की थी, ऐसा क्यों होता है? तो वो खैरा रोग के कारण होता है। और वो ये किसकी कमी से होता है? तो ये देखिए ऑप्शन में अच्छे से देखिए। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है जिंक, कॉपर, बोरोन और ये है मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये जिंक। तो इसकी जो है ये पूर्ति करने के लिए जिंक सल्फेट का यूज़ जो है किया जाता है। ज़ेडएम SO4 का यूज़ हम करते हैं कहाँ पर? धान के जो है खेतों में, कि ये खैरा रोग ये ना हो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल आ गया आपके, जो किसे आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर अच्छे से देखिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही आंसर है E.J. बटलर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, ठीक है? द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो अब इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। E.J. बटलर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19th पे। वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है।
मतलब समझते हैं, मतलब जैसे कि ये क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया है और इसके ऊपर आक्रमण जो है करता है वायरस, तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब उसके ऊपर आक्रमण करके और उसे ही जो है नष्ट करके उसे ही खा जाता है। वो वायरस जो होता है क्या कहलाता है? तो उसका जो इसमें देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु, भोजी जीवाणु को जो है खाने वाला, उस पे जो है रहने वाला। ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20 में अब ये 20 है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान ये केंद्र ये भारत में कहाँ पर है? ये खरपतवार के लिए संबंध में ये सवाल है, तो इसके सेंटर के बारे में भी आपको जो है मालूम होना चाहिए कहाँ पर है। जबलपुर में है, कानपुर में है, झांसी में है, शिमला में है। तो यह जनरली कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है? तो यहाँ पर है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान यह केंद्र है। 21 पे आते हैं। देखिए 21 में हमसे कह रहा है दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के भौतिक मिश्रण को क्या कहते हैं? ये भौतिक मिश्रण आप लोग ये समझते होंगे। भौतिक मिश्रण में ये होता है कि उनको हाथों से जो है मिलाया जाना, मतलब ठीक है, उसको उनकी रूपरेखा को जो है देखते हुए उनको हाथों से मिश्रित जो है किया जाना। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित जो है उर्वरक। ठीक है, उर्वरक की बात हो रही है तो उर्वरक और ये मिश्रण इसका हो रहा है, तो इसका तो जो जो सही आंसर होगा मिश्रित उर्वरक होगा। ये खाद भी नहीं, ये नहीं होगा, संयुक्त वाले वर्ड भी इसमें यूज नहीं हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से, मतलब ऐसे भी ऑप्शन आप लोगों को आयोग दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन जो है नहीं होना है, अच्छे से इसको देख कर सॉल्व करना है। और हम बढ़ते हैं आगे 22 पर। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है, या सॉरी कार्बनिक उर्वरक है। देखिए अब कार्बनिक उर्वरक जो कौन सा, ऑप्शन नंबर अच्छे से देखिए। ठीक है, यूरिया है, डीएसपी है, एसएसपी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एमएसपी हो गया, एमएसपी नहीं है, ये है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है निम्न में कार्बनिक है। तो कार्बनिक जो है वो सिर्फ एक है, वो है यूरिया। आंसर नंबर ए ऑप्शन है यूरिया। और बाकी ये क्या है, ये अकार्बनिक है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे ऐसा सवाल अगर दे दिया जाए तो जल्दी से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें सवाल पर। ये पहला ग्रीन हाउस जो है बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो देखिए ये पॉली हाउस के रूप में भी इसको हम जानते हैं, ग्रीन हाउस के रूप में भी हम जो मतलब जानते हैं। पौधों को एक शेडिंग या फिर एक कंट्रोल वातावरण में जो है उगाने की जो वो प्रोसेस होती है, वो जो है वो जो है पॉली हाउस या फिर ग्रीन हाउस में ही होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए ए, बी, सी और डी में से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये 1599 में ये बनाया गया था। ठीक है, सबसे जो पहला। अब आगे बढ़ते हैं 24वीं पे। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक जो है कौन सा है? अच्छे से अब देखिए, जैविक की बात यहाँ पे आप आ रही है। जैविक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या फिर आप कह सकते हैं बायो बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, यानी कि ये कोई केमिकली यानी कि नहीं होते हैं। तो राइजोबियम है, रेटोबैक्टर है, सजीवी संबंध है, या फिर ये सभी है। तो इसका जो सही आंसर है ये सभी और 20। तो ये सभी क्या है? ये जैविक उर्वरक है। ठीक है, नेचुरल रूप से ये पाए जाते हैं। अब 25वें पे आते हैं। 25वें में है क्या कि देखिए जैविक खेती के क्या फायदे हैं? जैविक खेती के फायदे क्या हैं? ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या हैं? ऑप्शन को अच्छे से देखिए, इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यह कम समय लेती है। ऑप्शन नंबर बी, यह किफायती होती है। या ऑप्शन नंबर सी है, इनमें कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। या फिर ये सभी। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है किफायती होती है। किफायती मतलब ये है कि इसमें ज्यादा लागत जो है नहीं आती है। ठीक है, हालांकि ये समय बहुत लेती है और मजदूरों की भी आवश्यकता इसमें जो है इसमें होती है, लेकिन जनरली जो है ये किफायती होती है। इसमें अब वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें किसी भी केमिकल जो है जो भी चीज़ों का यूज़ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है नहीं होता है। ये एक नेचुरल हैबिटेट में इसकी खेती जो है की जाती है। ठीक है, जैविक रूप में। अच्छा 20वें पे आते हैं। 26वें में भारत में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ? ये सवाल आ सकता है। जैविक की बात अगर होती है तो उसका जो देखिए ऑप्शन को देखिए ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, 2000 में।
ठीक है। सन 2000 में भारत में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर देखिए, अब जिसको भी अगर जो है हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वर्जन जो है देख भी सकता है, इसलिए जो है दोनों वर्जनों को यहाँ पे जो लिया गया है। और वो चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जो है कर दिए हमारी आने वाली बहुत सारी वीडियोस के लिए। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं कि जैविक खेती के जनक कौन है भाई। द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है बहुत ज्यादा है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में आपको जो रखना है। और इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अल्बर्ट हार्वर्ड है, जेठो टुल है, या फुकुवा है, या फिर रामास्वामी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्बर्ट हार्वर्ड। यस, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर, अल्बर्ट हार्वर्ड। और जो ये सी है ना, सी फुकुआ, तो ये होते हैं, ये है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के हैं। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के फादर। और ये अल्बर्ट, जो ये वर्ड है, ये है क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये फादर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें सवाल पे। देखिए आरंभिक वर्षों, अब ये बात जो ऑर्गेनिक के संबंध में अगर आ रही है, ऑर्गेनिक यानी जैविक जो है खेती के, तो देखिए सवाल नंबर 28 इसी से संबंधित है कि आरंभिक वर्षों के दौरान जैविक फसल का उत्पादन जो है क्या होता है, उसमें क्या होता है। अगर कोई जो किसान जो होता है वो शुरू कर दे जैविक के रूप से फसल लेना, तो वैसी सिचुएशन में उसकी फसल जो है क्या होगी, उसकी फसल बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर वही दिए हैं कि फसल में वृद्धि होगी या वही रहेगी, या फिर कमी होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑर्गेनिक जो है खेती वो सबके बस की बात जो है नहीं होती है, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज जो किए बिना ही फसल को जो बढ़ाना भी है, उसके उत्पादन को भी जो है बढ़ाना है। हालांकि शुरुआती अगर हम दौर में देखें तो जैविक फसल में उत्पादन की क्षमता जो है बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इनमें कीटों का इतना प्रकोप जो है रहता है कि फसल जनरली जो है उत्पादन में लो हो जाती है। अब इस सवाल के, लेकिन हम अगर हम देखें आंसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो यानी कि शुरू के 4 सालों में जैविक फसल का जो भी उत्पादन होगा उसमें हमेशा जो है कमी रहेगी। तो यही एक रीजन भी है, किसान जो है डरते हैं कि भाई अगर जैविक जो है जबकि जैविक खेती की बहुत बड़ी जो है मांग भी है अब, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा जो फायदा मतलब कि अब शुरुआती समय में नहीं होता है, तो इसलिए हर कोई ये जो है चाहता है कि हमें कम से कम समय में जो फायदा हो जाए। तो इसलिए इसका लेवल कम है। अब वो कितना कम है देखिए, 29वां सवाल है कि भारत खेती वाले क्षेत्रों में जैविक खेती के वो जो तहत जो केवल प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो करता है। इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी भी खेती होती है उतनी में जैविक खेती जो है अपना कितना प्रतिनिधित्व जो है जो करता है, भारत में कितने परसेंट जो है जैविक खेती होती है। तो ये है सवाल, 29वां सवाल है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पर जो दिए गए हैं देखिए, ये इतने परसेंट है ए, इतने परसेंट है बी, इतने परसेंट है सी, इतने परसेंट है डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 0.03% जो है वो जो है भारत में जैविक जो है खेती होती है। बहुत ही लो है फिलहाल, इसको जो बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआती वो दौर में ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए सभी जो है बचते हैं इससे। अब आते हैं ये प्रश्न नंबर 30। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है, दिया गया है, कार्य सज्जनता के एक स्तंभ के माध्यम से जो पानी के पारित होने के बाद एकत्रित तरल उर्वरक जो है जो क्या कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन को अच्छे से ये यहाँ देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वर्मी कास्ट है, बी वर्मी कंपोस्ट है, या सी है वर्मी वॉश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऐसी सिचुएशन में इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वर्मी वॉश। ठीक है। तो ये ध्यान में आपको जो है रखना पड़ेगा, वर्मी वॉश ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। प्रश्न 31। हरी खाद की फसल को खेत में उगाना, ठीक है, और एक ही खेत में जो है शामिल करना, यानी कि उसी में ही उगाना और उसी में ही उसको जो है किरा देना। आप लोगों ने वो देखा होगा जनरली बड़े बड़े खेतों में क्या होता है कि वो ढैंचे की फसलें जो है वो क्या होती हैं, उगाई जाती हैं। फिर उन्हीं को जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जोतकर उसी खेत में ही डाल दिया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन मैन्यूरिंग है। ठीक, ऑर्गेनिक जो खेती का एक जो है फंडा है कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने का एक मतलब वे है। ठीक है।
तो ये वही सवाल है। तो अब तो तो ऐसी प्रोसेस को जनरली जो है क्या कहा जाता है? तो सवाल नंबर है 31। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इंग्लिश में इसको जो है कहा जाएगा इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। तो इसमें क्या होता है कि उसी खेत में हरे पौधों को उगाया जाता है, जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया आदि। और फिर ये बाद में जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं को ही ट्रैक्टर के द्वारा काट पीट के और उसी खेत में जो है लेवलिंग जो है मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग इसे ही जो है कहा जाएगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 खेत हैं, एक खेत में यहाँ पर उगाया जाता है और इसको जो काट कर फिर दूसरे खेत में ले जाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को जो है के समय में जो सही आंसर होगा, वो होगा एक्स-सी2 ऑप्शन नंबर बी, एक्स-सी2 ग्रीन मैन्यूरिंग। ठीक है? तो अब आप तो समझ गए होंगे, ये दोनों हैं क्या। बढ़ते हैं आगे 32। देखिए, बारहमासी जैविक फसल के रूपांतरण का क्या समय है? ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक जो वो फसलें होती हैं, तो उनके पेरेनियल रूप में का वज़न जो होने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में देखिए 10 है, 8 है या 4 या फिर 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 साल, ठीक है? तो ये भी ध्यान